नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से बात की। वहीं फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ये एक दुखद घटना थी। इस घटना से सभी बहुत दुखी हैं। हम इस मामले के कड़ी कार्यवाही करेंगे और इस अपराध को करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक व्यक्ति नेपाल का था, वह फरार है। हमने उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है और उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी है। एक माता पिता के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी बात की है। तो वहीं देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों की सुबह और आवागमन प्रभावित हुआ। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही, जबकि पौड़ी जिले में भी घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ठंड और पाले ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी। अधिकारियों ने वाहन चालकों और राहगीरों को सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी है ताकि हादसों से बचा जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून समेत आसपास के सभी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पौड़ी जिले में घना कोहरा देखने को मिला, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सूखी ठंड पाले ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसके चलते आपको बताते चले, ठंड के चलते लगातार सरकार भी अलर्ट जारी करी, लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर रही है। जहां मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर अब येलो अलर्ट है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में कोहरा घना, और साथ ही आपको बताते चले देहरादून समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता कम हो रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों की सुबह और आवागमन प्रभावित हुआ। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही, जबकि पौड़ी जिले में भी घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ठंड और पाले ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। अधिकारियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से खासकर सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी है ताकि हादसे से बचा जा सके। जहां कोहरे को देखकर लगातार सरकार लोगों को सतर्क करती नजर आ रही है, तो वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल में कोहरा घना छाया हुआ है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या कोहरे के चलते दृश्यता कम हो रही है, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी पूजा, सुबह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चाहे देहरादून की बात करें, चाहे उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, जी। नैनीताल हो, सभी जनपदों में जो सुबह जो है कोहरा छाया रहा। अब अभी वर्तमान की बात करें तो राजधानी देहरादून में थोड़ा धूप खिली है और पहले से जी। जो है जो दिक्कतें आ रही थी उसमें थोड़ा सा कमी आई है। जो दृश्यता थी वो थोड़ा सा विजिबिलिटी अब ठीक हुई है। और लेकिन जो मौसम जी। विभाग का कहना है, अभी आने वाले दिनों में भी कोहरा जो है उसको लेकर येलो अलर्ट जारी है। और जो ठंड और जो पाला है वो लगातार पड़ रहा है। कोरी ठंड पूरे उत्तराखंड में पड़ रही है, जिससे जो तमाम जो वाहन चालक या राहगीर हैं उन्हें सुबह सुबह सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। शाम के समय जी। में भी कहीं ना कहीं जो रात में भी कोहरा जो है दिक्कतें बढ़ा रहा है। और परिवहन विभाग भी समय समय पर लोगों को यही सलाह दे रहा है कि कम से कम जो है ऐसी स्थिति में बाहर निकले और जो वाहन है उसे जो है देख कर चलाएं, नहीं तो तमाम जो हादसे हैं इस मौके पर, ऐसे मौके पर ज्यादा होते हैं। तो जो मैदानी जिले हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा कोहरे को लेकर लोगों को दिक्कतें आएंगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार के तहत अलाव या ऐसी कोई सुविधाएं की गई हैं? बिल्कुल पूजा, अलाव और तमाम जो साधन है नगर निगम हो चाहे नगर पालिकाएं हो, उनमें जो है की जा रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो खुले में सोने को मजबूर हैं, उनके लिए
रैन बसेरे में व्यवस्था की जा रही है और जी। जो कंबल हो, गर्म कपड़े हो, वो जो है आवंटित सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और हर चौक चौराहे पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि जो है ठंड को कम से कम किया जा सके। जी आशीष, मैं जानना चाहूँ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम को लेकर और कोई अपडेट सामने आए हैं? बिल्कुल भैया, अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो जी। अलर्ट जारी किया है कि पाला लगातार पड़ता रहेगा और कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी है। जी। और जो बारिश नहीं होने से सूखी ठंड पड़ रही है, अब लोगों को ऐसे में तमाम बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। जी आशीष, क्या कोहरे के कारण रेल या बस सेवाओं पर भी कोई असर पड़ रहा है, या देहरादून एयरपोर्ट की उड़ानों को लेकर भी आवाजाही सामान्य है, या इनमें भी देरी हो रही है? बिल्कुल संभवतः बिल्कुल स्वाभाविक है और जी। ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और जो रेलगाड़ियां हैं वो भी अपने समय से थोड़ी देर में पहुंच रही हैं और अब कहीं न कहीं जो उड़ानें हैं या फिर जो बसें हैं वो भी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं और जी। नए साल के प्रथम सप्ताह तक ही जी। ऐसे ही मौसम बनी रहने की संभावना मौसमदार में बन सकती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या सुबह के समय सबसे ज्यादा जो इलाका प्रभावित है वो कौन से है? बिल्कुल, सुबह देहरादून की बात करें जी। तो आज सुबह हो या कल सुबह की जो स्थिति थी जिसका बिल्कुल जीरो थी और बिजली को लेकर तमाम जो दिक्कतें हैं वो आवागमन करने वाले वाहन चालकों को हो रही है और मौसम का ये जो रुख है वो कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ा रहा है लोगों की और परिवहन विभाग बाकायदा सोशल मीडिया हो या तमाम माध्यमों से मीडिया के माध्यमों से जागरूकता अभियान चला रही है कि कम से कम ऐसे समय में फॉग लाइट का प्रयोग करें और जी। अगर जरूरी न हो तो आवागमन जो है अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। जी आशीष, क्या हाईवे और पहाड़ी मार्गों पर भी अलग से सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है और क्योंकि पहाड़ी मार्गों पर पाला ज्यादा पड़ रहा है, कहीं न कहीं मौसम साफ है, रात के समय बादल होने के बाद पाला कम पड़ता था लेकिन रात में अक्सर मौसम साफ हो जा रहा है और कोहरा तो लग रहा है लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पाला लगातार पड़ रहा है जिससे जो है जो मार्ग है वो उनमें जो है आवागमन करने वाले जो वाहन चालक हैं उनको फिसलन का लगातार जो है भय बना हुआ है और ऐसी दिक्कतें पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से जो है दिक्कतें लोगों को हो रही है। आशीष, ट्रैफिक पुलिस ने विभाग ने मौके पर क्या व्यवस्थाएं की है कोहरे को देखते हुए? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जगह जगह जो अपने तैनाती है वो की गई है, पुलिस कर्मचारियों से अधिकारी हों ट्रैफिक विभाग से वो तैनात हैं और आवागमन करने वाले वाहन चालकों से जो है सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं और जगह जगह इससे जाम भी कई बार लग जा रहा है तो इसको व्यवस्था बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपनी जो जिम्मेदारी है जो अभिभाषी तरीके से निभा रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कमेटी दूर के दौरान मित्र सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 119वीं संस्करण को सुना और उन्होंने उन कार्यक्रम में उठाए गए सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद जन जन तक सकारात्मक संदेश और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में मदद करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए कामों को समर्पित धर्म रक्षक धामी पुस्तक का संतों ने विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी और कई बड़े संतों की उपस्थिति में धामी पर लिखी इस किताब में उनके द्वारा सनातन की रक्षा को लेकर किए गए सभी बड़े फैसलों को शामिल किया गया है। किताब में लैंड जिहाद, यूसीसी, मजार जिहाद, गंगा कॉरिडोर सहित कुल 26 बड़े निर्णयों का जिक्र किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि धामी जी के कामों को लेकर लिखी ये पुस्तक न केवल सनातन के रक्षक के तौर पर उन्हें स्थापित करती है, अपितु आज उन्हें संतों ने धर्म रक्षक धामी
नया नाम भी दे दिया। रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि आज के उत्तराखंड में धामी द्वारा किए गए सनातन के कामों उन्हें संतों के ने आशीर्वाद और सुधाव, आपको बताते चले साधुवाद भी दिया है। आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा खाए वो लौ जहाज हो, लैंड जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक स्वर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी बसपा फिलहाल हाशिए पर है। हालांकि बसपा एक बार फिर प्रदेश में संगठन को धार दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं। इतना ही नहीं, बसपा नेता 2027 में अपने दम पर सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार में स्थित बसपा के प्रदेश कार्यालय पर एक बार फिर चहल पहल देखने लगी है। वहीं विधानसभा चुनाव को 1.25 साल का समय बचा है, तो पार्टी ने संगठन में न सिर्फ फेरबदल किया बल्कि पार्टी विरोधी काम करने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं बसपा में मौजूदा समय में 4 प्रदेश प्रभारी और 1 प्रदेश अध्यक्ष, वहीं पार्टी के नेता बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल एक आइडियोलॉजी ना हो के किन्हीं व्यक्तियों का समूह बन जाता है, एक परिवार की पार्टी बन जाता है, तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को हटाना या उसको लंबे समय तक रखना, ये उनके हाथ का काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज के सिनेरियो में जो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस राज्य में वो ना के बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और निश्चित रूप से आज 27 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से बहुत आगे है और बसपा या इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। संगठन हमारा हर जिले में, हर बूथ पे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और हम जो रिजल्ट 2007 में लेके आए थे, हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तो हम संगठन उस लेवल से यहाँ तैयार कर रहे हैं कि 2007 से बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी जीत के आए और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ पे सरकार बने। और सरकार अगर नहीं बन पाई तो स्थिति ऐसी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो 33 सीट हैं, इधर टोटल मतलब प्लेन की 33 सीट है विधानसभा क्षेत्र की, और 33 सीटों में से 33 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और हम संगठन वहां उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित 3 दिवसीय रवाई लोक महोत्सव भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से संपन्न हो गया। महोत्सव के तीसरे एवं अंतिम दिन क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना को समर्पित कार्यक्रम के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य करने वाले रंवाई क्षेत्र के 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान रंवाई फैशन शो भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां महिलाएं एवं पुरुष पारंपरिक परिधानों और आभूषणों में नजर आए। महोत्सव के दौरान लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रवाई की समृद्धि लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया।
रवाई लोक महोत्सव जो 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी लोग आए हैं, विकास नगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, हमारे पुरोला के विधायक माननीय दुर्गेश्वर लाल जी, सब लोग आए हैं। हमारे जो राज्य मंत्री हैं गीताराम गौर जी वो भी आए हैं, पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत जी वो भी आए हैं। और इस 3 दिन का जो भव्य रवाई लोक महोत्सव है उसमें जो मीडिया के साथियों ने हमको भरपूर सहयोग किया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और तमाम रवाई की जनता के हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई और सब लोगों ने हमको सहयोग किया। हम आजीवन इनके आभारी रहेंगे। पहले तो मैं रवाई लोग आयोजक लोग को धन्यवाद देता हूँ। और मैं मेरा प्रयास रह गया 37 साल में हो गए एक संस्थान में, और मैं छोटी छोटी मुद्दे उठाकर उजागर करने का प्रयास करता हूँ। और अभी मेरी 60 साल उम्र हो गई है और अभी मेरी कोशिश जारी है। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे देश और विदेशों में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आज तक, पिछले 25 सालों में कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब अपने क्षेत्र में कोई सम्मान मिलता है इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। तो मेरे लिए मुझे लगता है जो भी सम्मान है अभी तक जो भी मिले हैं, ये सम्मान जो है मेरे लिए सर्वोपरि है। और मुझे रियली अत्यंत खुशी हो रही है कि रवाई कला महोत्सव ने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तो वहीं देहरादून में हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों इंजला चकमा और माइकल चकमा पर आपको बताते चले नस्लीय हमला हुआ। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और चाकू से हमला किया। एंजल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चकमा घायल है। और इस घटना में 5 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। हाँ, आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला। तो मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला सैलमैन फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदा की चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है, और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जब नोटिस का बात आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट एक अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी क्लीन एंड फाइन से सॉल्व होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए। और तो वहीं रुड़की के पिरान कलियर में आशिके साबिर क्लब आपको बताते चले जगराव की और दरगाह साहिब पार्क में 60 फीट और दरगाह इमाम साहेब में 40 फीट लंबी 80,000 से बनी नाटों की चादरें चढ़ाई गई। बता दें कि पिरान कलियर में 18 वर्षों से लगातार आशिके साहिब क्लब जगराव की ओर से 4 दिवसीय निःशुल्क लंगर चलाया जाता है। इस दौरान विकी प्रधान ने बताया कि ये जत्था 150 लोगों का कलियर पहुंचाता है। पहले से जत्था लंगर चलाकर लोगों की सेवा करता था और फिर पिरान कलियर में स्थित दरगाहों के में नाटों की चादरें पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगता है। तो वहीं आपको बताते चले पिरान कलियर में नोटों की चादरें चढ़ाई गई। आशिके साहिब क्लब का ये 4 दिवसीय लंगर जत्था 150 सदस्यों का सेवा में जुटा रहा। दरगाहों में अमन चैन
की दुआ मांगी गई। 18 सालों से ये परंपरा जारी है। तो वहीं रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर आभास सिंह को विजिलेंस टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने सप्लीमेंट्री मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने के नाम पर 30,000 की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने सरकारी आवास पर ट्रैप लगाकर रात भर पूछताछ की और आरोपी के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। आरोपी बनारस का निवासी बताया जा रहा है। वहीं मामले में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दौरान सामने आई है। वहीं हरिद्वार में विजिलेंस का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज है और आगे की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। तो मैं आपको बता दें, रुड़की से खबर सामने आ रही है, जहां रात भर पूछताछ चली। भ्रष्टाचार आरोपियों पर को लेकर यह अभियान जो है तेज नजर आ रहा है। रुड़की में डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार कर दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी की गई। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर आभास सिंह को विजिलेंस टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने सप्लीमेंट्री मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने के नाम पर 30,000 की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने सरकारी आवास में ट्रैप लगाकर रात भर पूछताछ की। आरोपी के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपी बनारस का निवासी बताया जा रहा है। मामले में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। हरिद्वार में विजिलेंस का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज है और आगे की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। जहां रुड़की में डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आभास सिंह पर यह कार्यवाही हुई है। वहीं 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों जो है विजिलेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। ट्रैप और रात भर पूछताछ में दस्तावेज भी बरामद किए गए। जहां हरिद्वार में विजिलेंस अभियान जारी है। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चमोली, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा स्टॉल पर उपस्थित एंटरप्रेन्योर्स और कृषकों से संवाद की स्थापित किया जा रहा है। हेलो, इधर आ जाओ। सर उधर से सर थोड़ा उद्यान विभाग में इस समय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत विकास खंड जोशीमठ के ग्राम सभा पुलना गुडास से आलू चिप्स उत्पादन इकाई का भी प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रपति श्री संजय सिंह चौहान जी द्वारा एक चिप्स ब्रांड पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका प्रदर्शन इस समय स्टॉल पर है। इसी योजना के अंतर्गत प्रगति प्राण नाम से प्रोसेसिंग इकाई की जैसे तिल्ला चटनी इत्यादि का प्रदर्शन किया गया है। मैं समस्त कृषक गणों से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर बने रहें। अतिशीघ्र माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आगमन मंच पर होगा और वो आपको संबोधित करेंगे, जिसके लिए हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी योजना के अंतर्गत जीएस पहाड़ी फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना भी विकासखंड दशोली के सगर में की गई है, जिसके समस्त उत्पादों का प्रदर्शन आज यहाँ किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से माल्टा, जूस, का जूस बनाया गया है, जो आपके समक्ष विक्रय और प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। जनपद में
जनपद चमोली जनपद में की स्थापना की गई है। मशरूम टनल से लाभान्वित कृषक इस समय 2 से 3 लाख तक प्रति वर्ष की आय भी अर्न कर रहे हैं और इसका व्यावसायिक उत्पादन इस समय राज्य के विभिन्न बाजारों में पहुंच रहा है। उद्यान विभाग द्वारा मशरूम में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको 50% तक अनुदान उपलब्ध है। इसी बीच माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण स्टॉल्स। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।